ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी में हम कल चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने प्रारंभ में राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि भू आकृति उच्चावच को 4 भागों में बांटा था। इसके बाद में हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस कालक्रम से संबंधित है। जैसे हमने देखा था राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में मरुस्थल, मध्य अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार में विभक्त किया था। फिर हमने देखा था हमारा राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना रेंज का अवशेष है, पूर्वी मैदान है वो 33 सागर का अवशेष है और दक्षिण पूर्वी पठार है वो गोंडवाना रेंज का अवशेष है। इसके अलावा हमने देखा कि राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार की हमने सामान्य जानकारी इसकी ली थी। इसके बाद में हमने शुरू किया था राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार राज्य का मरुस्थल जो राज्य के पश्चिम में फैला हुआ है, यह थार का मरुस्थल है। विश्व के मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता रखने वाला मरुस्थल है, इसीलिए इसे ईश्वरी सिंह प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। इसके अलावा इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। इस प्रकार इसकी सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था। हमने देखा था मरुस्थल को पूर्वी भूभाग से अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर या अरावली श्रृंखला है वो मरुस्थल को पूर्वी भूभाग से अलग करती है। इस प्रकार देखा था यह अरावली या फिर इसके समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को अलग करती है। फिर हमने देखा था 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थल को पुनः 2 भागों में विभक्त करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम अधिक तथा पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस आधार पर हमने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए हमने फिर शुष्क मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया था। शुष्क मरुस्थल पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय जिला हमने देखा था जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में इसका विस्तार जोधपुर में, बीकानेर, कुछ भाग गंगानगर का तथा बाड़मेर जिले का। पूर्णतः शुष्क जिला जैसलमेर। इस प्रकार हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में कल अध्ययन प्रारंभ किया था। देखा था हमने शुष्क मरुस्थल जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पति है वो झाड़ियों के रूप में पाई जाती है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं यहाँ पर, नागफनी है, कैक्टस है, इस प्रकार और अंजन, करण, धामण, सेवण जैसी घासें पाई जाती है। वनस्पति का पूर्णतः अभाव होता है। इस प्रकार की वनस्पति को ज़ीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। इस भूभाग में रेत ही रेत है, बालुका ही बालुका है और बालुका एक स्थान से दूसरे स्थान गति करती है जहां टीलों का निर्माण होता है। लेकिन इस भूभाग में जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर के मध्य में, जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी व बाड़मेर के सिवाना के मध्य में, ये जैसलमेर का पोखरण है, जोधपुर का फलोदी है और बाड़मेर का लगभग सिवाना या बालोतरा तक जो भूभाग है यह पथरीला भूभाग है जहां पर बालुका का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार शुष्क मरुस्थल पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। तो कल हमने इस 2 भागों में बांट दिया था, बालुका युक्त प्रदेश व बालुका मुक्त प्रदेश। फिर हमने शुरुआत की थी बालुका युक्त प्रदेश की। बालुका युक्त प्रदेश में हमने देखा था कि बालुका युक्त प्रदेश में बालुका के बहुत सारे स्तूप बनते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, अर्धचंद्राकार जिसे बरखान या बरछान कहा जाता है, सब्र, काफिज, सीफ, धरियन, ईर्घ, अर्घ, प्लाया, बालसन, ताड़, डाड़, रण जैसी भू आकृतियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने बालुका मुक्त प्रदेश पढ़ा था जो पथरीला भूभाग है। पथरीले भूभाग को ज्योग्राफी में हमाजा कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल मिलता है इसके चारों तरफ जिसे रेग कहा जाता है। इसी सीरीज में हमें जल की पट्टी थी जिसे हमने लाठी सीरीज कहा था। भूगर्भ में जिस नलकूप से जल को निकाला जाता है उसे हमने चंदन नलकूप कहा था। इसी क्षेत्र में एक घास मिलती जिसे सेवण घास कहा था। मरुस्थल में हरे भरे क्षेत्र को ओएसिस या नखलिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार कल हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल को। अर्धशुष्क मरुस्थल को भी हमने देखा था कल 4 बेसिनों में बांट दिया था। इसे कहा था हमने प्रारंभ में हमने 4 बेसिनों में बांट दिया था। इसे कहा था हमने घग्गर बेसिन, इसी वाली इस बेसिन को कहा था शेखावटी बेसिन और मध्य वाले भाग को कहा था नागौर उच्च भूमि और जो दक्षिण का भाग है इसे कहा था लुणी बेसिन। यहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां कांटेनुमा होती है। खेजड़ी, रोइड़ा, केर, खेर, बबूल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं।
देखिए इस भूभाग को हमने 4 बेसिन में बांट दिया। तो सामान्य को प्रश्न पूछा जाए निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान की बेसिन है या नहीं, निम्न में से कौन सी पश्चिमी मरुस्थल की बेसिन, अर्धशुष्क मरुस्थल की बेसिन है, तो इसको ध्यान रखना है। 4 बेसिन है, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि और लोणी बेसिन। इस देखें इसके उत्तरी भाग को थल्ली कहा जाता है, इसके उत्तरी भाग को थल्ली कहा जाता है व इसके दक्षिणी भाग को तल्ली कहा जाता है। उत्तरी भाग यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ जो उपजाऊ भूभाग है उसे थल्ली कहा जाता है, जबकि इसका दक्षिणी भाग है जो बाड़मेर जालौर वाला क्षेत्र है इसे तल्ली कहा जाता है। तो थल्ली उत्तरी भूभाग को, जबकि इसके दक्षिणी भाग को तल्ली कहा जाता है। अब हम एक एक बेसिन को लेकर चलते हैं। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन में 2 जिले हैं मुख्य रूप से, एक है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र होने के कारण इसे घग्गर बेसिन कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ पर यदुवंशियों का शासन था, इसीलिए इसे योद्धे प्रदेश कहा जाता है। आपसे पूछा जाए निम्न में से योद्धे प्रदेश का संबंध किससे है, तो घग्गर बेसिन से। दूसरा, इसी प्रदेश को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि गंगानगर की स्थापना, जिले की स्थापना या हनुमानगढ़ की जिले की स्थापना से पूर्व यह बीकानेर रियासत में था। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बीकानेर के शासकों ने जांगलधर की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। तो योद्धे प्रदेश का संबंध किससे है, जांगल प्रदेश का संबंध किससे है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ से। इस गंगा नदी के आसपास जो उपजाऊ भूभाग है इसे पाट कहा जाता है। घग्गर नदी के आसपास जो उपजाऊ भूभाग है उसे पाट कहा जाता है, और यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है इसे बग्गी कहा जाता है। तो सब देखें यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है इसे स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी के आसपास उपजाऊ भूभाग को पाट कहा जाता है व इसके इस उपजाऊ मिट्टी को यहाँ पर स्थानीय लोग बग्गी कहते हैं। घग्गर नदी में, क्योंकि हम पढ़ेंगे जब नदियां अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे इस नदी में जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जल बहुत कम मात्रा में होने के कारण इसे स्थानीय लोग इसे मृत नदी वगैरह कहते हैं। तो यहाँ का जो नदी का शुष्क पेठा होता है इसे लोग नाली कहते हैं। देखिए हम नदियों में भी पढ़ेंगे, इस नदी को नाली के नाम से भी जाना जाता है घग्गर नदी को। तो इसके शुष्क पेठे को नाली कहा जाता है घग्गर नदी को। इसके आसपास उपजाऊ भूभाग को पाट कहा जाता है व उपजाऊ भूभाग में मिलने वाली मिट्टी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं, बग्गी कहते हैं। कभी कभी घग्गर नदी में बहुत अधिक वर्षा आती है, जब हम पढ़ेंगे कि फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, बहुत अधिक वर्षा आती है, तो हनुमानगढ़ का जो कस्बा है, जंक्शन है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, वह पानी में, जहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं रहती हैं। जिस प्रकार बालोतरा में, लोणी नदी में पड़ते हैं, बालोतरा में बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है, उसी प्रकार हनुमानगढ़ जंक्शन में भी बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है जब कभी घग्गर नदी में बहुत अधिक जल आता है। तो ये हमारा सारा संबंध किससे था, घग्गर प्रदेश से। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र होने के कारण इसे घग्गर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर गंगानगर व हनुमानगढ़ 2 जिले हैं। यदुवंशियों का शासन होने के कारण इसको योद्धे प्रदेश कहा गया है। बीकानेर शासन रियासत के अधीन थे, जहाँ के बीकानेर के शासकों ने जांगलधर की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे जांगल प्रदेश कहा जाता है। इस नदी के आसपास उपजाऊ भूभाग को पाट में मिलने वाली नदी मृदा को बग्गी कहा जाता है। शुष्क पेठे को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारी घग्गर बेसिन थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। 3 जिले मुख्य रूप से हैं। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मुख्य जिलों के बारे में, तो यहाँ पर है चूरू से आगे देखें झुंझुनू, और झुंझुनू के पास में है सीकर। 3 जिलों में जिसको कहते हैं शेखावटी बेसिन। मुख्य रूप से यहाँ की बड़ी नदी है जो कांदली नदी। यहाँ की जो छोटी मोटी नदियां हैं, खंडेला नदी है, मेंथा नदी, यहाँ की जो नदियां हैं, ये नदियां किसी सागर या महासागर तक अपना जल लेकर नहीं जा पाती, यह स्थानीय ही लुप्त हो जाती है। वर्षा बहुत कम होने के कारण यहाँ की नदियां हैं वो स्थानीय क्षेत्रों में लुप्त हो जाती है। इसीलिए इस बेसिन को आंतरिक अपवाह की बेसिन कहा जाता है। इसे आंतरिक अपवाह की बेसिन कहा जाता है। इसी प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। कांती नदी के बहाव क्षेत्र में प्राचीन जलोढ़ मृदा पाए जाने के कारण इसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। और इस यहाँ की नदियां किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचने के कारण इसे आंतरिक अपवाह बेसिन कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह बेसिन है, तो शेखावटी बेसिन। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर वर्षा जल बहुत कम होता है। लगभग पूरे मरुस्थल में वर्षा जल को एकत्र करने की विधियां अपनाई जाती है। ज्यादातर शेखावटी बेसिन में अपनाई जाती है, लेकिन पूरे मरुस्थलीय भूभाग में जल संरक्षण के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती है। तो शेखावटी बेसिन के साथ में हम देख लेते हैं जोहड़।
इस क्षेत्र में जो प्राचीन कुएं होते हैं, प्राचीन कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जल संरक्षण की क्या है ये विधियां सर्वाधिक इस क्षेत्र में अपनाई जाती हैं। ऐसे तो पूरे क्षेत्र में पश्चिमी मरुस्थल में जल संरक्षण अपनाया जाता है। तो जोहड़ क्या है, तो प्राचीन कुएं। नाड़ा या नाड़ी, नाड़ा या नाड़ी ये क्या है, नवीन कुएं। नवीन कुओं को यहां पर क्या कहा जाता है, नाड़ा या नाड़ी कहा जाता है। टांका, जो भवन बनाए जाते हैं, घर वगैरह बनाए जाते हैं, भवन इमारतें बनाई जाती है, उनमें उनकी छतों से वर्षा जल को जिस कुंड में एकत्र किया जाता जल, उसको कहते हैं टाका। टाका का जो बड़ा रूप होता है उसको कहते हैं टोबा। छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं लोगों द्वारा मिलकर, सर या सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट खड़ीन, इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे जल संरक्षण की मुख्य विधि है खड़ीन। क्या खड़ीन क्या होता है, ढालनुमा भूमि में, जहां पर ढालनुमा भूमि है वहां पर कुछ लोग मिलकर इस ढालनुमा भूमि के आगे मेड़ बांध देते, पाल बांध देते, जिसमें वर्षा जल आकर एकत्र हो जाता है। कुछ दिनों तक पानी का प्रयोग करते हैं, जब पानी सूख जाता है तो इसमें कृषि कार्य भी कर दिया जाता है। सर्वाधिक जो खड़ीन है वह बाड़मेर जिले में, सर्वाधिक खड़ीन बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। खड़ीन प्रसिद्ध कहां पे हैं, तो कुलधरा गांव जैसलमेर के, कुलधरा गांव जैसलमेर के। राजेंद्र सिंह को पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो दो तीन चीजें हैं खड़ीन से लेकर। क्या है खड़ीन, क्या है, जल संरक्षण की विधि। क्या करते हैं कुछ लोग ढालनुमा भूमि में आगे पाल या मेड़ बांध देते हैं, जहां पर वर्षा जल एकत्र हो जाता है। इस वर्षा जल का पानी का उपयोग कर लेते हैं और पानी सूखने के बाद उसमें मिलकर कृषि कार्य भी कर लेते हैं। सर्वाधिक खड़ीन है वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। खड़ीन है वो कुलधरा गांव जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और देखें यहाँ पर राजेंद्र सिंह को पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है, जल संरक्षण की विधियां। निम्न में से क्या है, तो ये जल संरक्षण की क्या है, एक बेरा आता है। कुएं, प्राचीन जो कुएं, जो जयपुर वगैरह में कुएं को क्या कहा जाता है, बेरा कहा जाता है। जोहड़, नाड़ा, नाड़ी, टाका, टोबा, सर, सरोवर, खड़ीन, ये क्या है, जल संरक्षण की विधियां। इस क्षेत्र को देखें हम अहिरवाटी व तोरावटी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए अहिरवाटी बोली कहां बोली जाती है, तोरावटी बोली कहां बोली जाती है, या अहिरवाटी और तोरावटी का संबंध कहां से है, तो शेखावटी बेसिन में। शेखावटी बेसिन में कांतली नदी के बहाव क्षेत्र में, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र में, सीकर वाले क्षेत्र में इसको तोरावटी कहा जाता है। तवर शासकों का शासन होने के कारण, तवर वंश का शासन होने के कारण सीकर में इसे तोरावटी कहा जाता है। वह झुंझुनू में इसे अहीरों के शासन के कारण अहीरवाटी कहा जाता है। तो आपसे सिंपल सा पूछ ले, तोरावटी या अहीरवाटी का संबंध किससे है, तो शेखावटी बेसिन से है। तो इस प्रकार हमने शेखावटी बेसिन को देखा। शेखावटी बेसिन के बाद में देखें हम नागौर उच्च भूमि। इस मरुस्थल का सबसे ऊंचा भूभाग या ऊंचाई पर स्थित जिला या क्षेत्र पूछा जाए तो कौन है, नागौर। नागौर इस भूभाग का, मरुस्थलीय भूभाग का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग। देखिए नागौर इसीलिए इसको सीधा हम पढ़ने से नागौर उच्च बेसिन, ये नागौर सबसे ऊंचा भूभाग है। इस बेसिन में देखें तो हमें दो मुख्य चीजें याद रखनी। नागौर व अजमेर के बीच में, आप सबने पढ़ा होगा, नागौर व अजमेर के बीच में फ्लोराइड खनिज की सबसे ज्यादा मात्रा मिलती है। कौन सा खनिज, फ्लोराइड। यह फ्लोराइड यदि पेयजल के साथ में घुलकर मानव शरीर में जाता है तो हड्डियों संबंधित रोग करता है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों की कुबड़ निकल आती है। कुबड़ निकल आने के कारण इसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। कुबड़ पट्टी एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी का संबंध किससे है। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी का संबंध किससे है, तो नागौर व अजमेर के मध्य कौन सा खनिज है, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड खनिज होने के कारण यहाँ पर स्थानीय लोगों में कुबड़ संबंधित बीमारियां होती हैं, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी कहते हैं। किनके मध्य पूछा जाए तो नागौर व अजमेर। इसी तरह के प्रश्न यदि फिर से पूछा जाए तो नया प्रश्न बनाए तो देखिए बीकानेर व नागौर के बीच में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। कौन सा खनिज है, जिप्सम। बीकानेर व नागौर के बीच में खनिज, इस पट्टी को कहते हैं हाड़पन क्षेत्र। तो नया प्रश्न यदि पूछा जाए हाड़पन क्षेत्र का संबंध किससे है, तो हाड़पन क्षेत्र का संबंध बीकानेर व नागौर से है, जबकि कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी का संबंध किससे है ये पूछा जाए तो नागौर व अजमेर, और यदि हाड़पन क्षेत्र का पूछा जाए तो बीकानेर व नागौर। इस प्रकार हमें हाड़पन क्षेत्र और कुबड़ पट्टी का संबंध किससे है, नागौर बेसिन से। यहीं पर अपन जब खनिज वगैरह पढ़ेंगे तो मकराना आप सब जानते हैं सफेद मार्बल के लिए, यहीं पर भुल्ला डुंगरी है, यहीं पर माउंटेन की पहाड़ियां हैं, ये सफेद मार्बल के लिए जानी जाती है। मांगरोल जिप्सम के लिए जाना जाता है, जायल श्रेणी है वह फ्लोराइड के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी कौन सी बेसिन थी, नागौर बेसिन। नागौर बेसिन के बाद में है लूणी बेसिन।
इस भूभाग को हम मारवाड़ भी कहते हैं। पाली व जालौर जिले हैं मुख्य रूप से यहाँ पर पाली व जालौर, ऐसे जोधपुर का भाग भी है, बाड़मेर का भाग भी है। मुख्य रूप से जो जिले हैं वो पाली व जालौर। लुणी बेसिन को मारवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। मारवाड़ प्रदेश के साथ साथ में यहाँ पर गोड़वाड़ी बोली जाने के कारण इसे गोड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है गोड़वाड़ प्रदेश का संबंध किससे है, तो स्पष्ट है किससे है, लुणी बेसिन से। लुणी बेसिन में देखें तो यहाँ पर सांचौर है, जालौर जिले में सांचौर है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। यहाँ पर और चीजें देखें तो मोकलसर गांव से लेकर सिवाना के मध्य में, या कहें सिवाना से लेकर बालोतरा तक, या कहें मोकलसर से लेकर सिवाना तक गुंबदाकार 56 पहाड़ियां हैं। ग्रेनाइट की गुंबदाकार 56 पहाड़ियां हैं। इन 56 गुंबदाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ी व 11 किलोमीटर लंबी पहाड़ियां गोल गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। गुंबदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियां जिन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। यह मोकलसर गांव से लेकर सिवाना के मध्य फैली हुई है, या सिवाना से लेकर बालोतरा के मध्य फैली हुई है। इन्हीं में नाकोड़ा भैरव का तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थकर नाकोड़ा भैरव का मंदिर स्थित होने के कारण इसे नाकोड़ा की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो इस प्रकार नाकोड़ा की पहाड़ियों का संबंध व 56 की पहाड़ियों का संबंध किससे है, तो ये बाड़मेर जिले से। इन्हीं पहाड़ियों में एक स्थान है पिपलुत। इस पिपलुत स्थान पर ही मंदिर है हल्देश्वर का। तो हल्देश्वर या पिपलुत यह सबसे मारवाड़ का सबसे आर्द्र स्थान है, ठंडा स्थान है, इसीलिए इसको कहते हैं मारवाड़ का माउंट आबू। तो मारवाड़ का माउंट आबू का संबंध किससे है, तो पिपलुत या हल्देश्वर से। मारवाड़ का माउंट आबू का संबंध किससे है, पिपलुत या हल्देश्वर से। किस जिले में, बाड़मेर जिले में। 56 की पहाड़ियों का संबंध या नाकोड़ा की पहाड़ियों का संबंध आपसे पूछा जाए, और ये ग्रेनाइट से बनी हुई गोल गुंबदाकार पहाड़ियां। 56 का मैदान अलग है जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। यह 56 की क्या है, पहाड़ियां हैं। इसी के आगे चलते हैं तो ये पूरे सभी लगभग ग्रेनाइट की पहाड़ियां ही हैं। इन ग्रेनाइट की पहाड़ियां जालौर में, हम जानते हैं ग्रेनाइट नगर किसको कहते हैं, जालौर को। तो ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहां पर हैं, जालौर में। यहीं पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालौर में पहाड़ियां हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। इन जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर हैं, जालौर में। इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। 869 मीटर ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। डोरा पर्वत किसमें है, डोरा, ऐसा पूछा जाए डोरा पर्वत का संबंध किस जिले से है, जालौर से। किन पहाड़ियों में स्थित है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। 869 मीटर यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा यहाँ पर इसराना, रोजा व झारोल, भाकर है। भाकर हम जब सिरोही में पढ़ेंगे तो हम भाकर को पढ़ेंगे। भाकर क्या है, तेज ढल वाली पहाड़ियों को कहते हैं। तो डोरा पर्वत के बाद में इसी के निकट में 3 भाकर स्थित हैं, इसराना और रोजा व झारोल भाकर। इस प्रकार ये 3 क्रम से सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत के बाद में इसराना के बाद में रोजा और झारोल, यह 3 क्रमबद्ध रूप से यह भाकर स्थित है। भाकर क्या है, आगे देखेंगे तो यह पश्चिमी राजस्थान की ऊंची चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत। नेक्स्ट देखें हम, तो इस प्रकार हमने देखा 4 बेसिन है, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि और लुणी बेसिन। इस प्रकार हमने आज संपूर्ण रूप से मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया। पहली क्लास, इस कल वाली क्लास और आज की क्लास मिलकर हमने किसके बारे में अध्ययन किया है, मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल और मरुस्थल में दिखाई देने वाली भू आकृतियों के बारे में अध्ययन किया। मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल व अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा था, बालू का युक्त प्रदेश और बालू का मुक्त प्रदेश। फिर हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को भी 4 बेसिनों में पढ़ा, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि और लुणी बेसिन। अब हम नेक्स्ट भू आकृति की तरफ चलते हैं, जो राज्य के मध्य में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर एक क्रमबद्ध श्रेणी के रूप में फैली हुई, जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं, जिसे आगे देहली क्रम या अरावली क्रम के नाम से जाना जाता है। यह देखें
विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय ही सबसे पहले महाकल्प आद्य महाकल्प का पहला युग प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ है। इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। जब इसका निर्माण हुआ था तो हिमालय के समान वलित पर्वतमाला थी, हिमालय के समान ऊंची वलित पर्वतमाला थी, जो वर्तमान में अपनी अंतिम अवस्था में आने वाले 1000 साल में समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए इसका जो जड़त्व बात करें तो वह हमारे अरब सागर तक फैला हुआ है। जो हमारे लक्षद्वीप समूह है उनका जो तलहटी है वहां से इसका प्रारंभ होता है और यह दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। लेकिन ये हमें दिखाई कहां से देती, तो पालनपुर गुजरात से, यह हमें दिखाई पालनपुर गुजरात से दिखाई देती है। और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर स्थापित है। तो यहां तक दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात इन 4 राज्यों में दिखाई देती है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राज्य की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा से सिरोही से लेकर यह खेतड़ी झुंझुनू तक फैली है, जिसकी लंबाई राज्य में 550 किलोमीटर है। लगभग राज्य में 79.46% यानी कि आप याद रखें लगभग 80% विस्तार अरावली का किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। अरावली का लगभग 80% विस्तार है वह राजस्थान में पाया जाता है। देखिए अरावली राज्य में किस दिशाओं से लेकर याद रखना, तो राज्य के मध्य में दक्षिण पश्चिम से लेकर दिशाओं को लेकर याद रखना है आपको। देखो ये राज्य का उत्तर है, हम पहले बात कर चुके हैं, यह पूर्व है, यह पश्चिम, दक्षिण है और यह पश्चिम है। लेकिन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। दक्षिण पश्चिम में देखो इसकी चौड़ाई व ऊंचाई, ऊंची चोटियों की बात करेंगे, ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई व ऊंचाई दोनों अधिक है। जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं चौड़ाई और ऊंचाई दोनों घटती जाती हैं। केवल एक रघुनाथगढ़ ऊंची चोटी है, बाकी यहाँ पर जाते जाते ऊंचाई क्या होती जाती है, घटती जाती है। राज्य में इसके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से केवल 7 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर देखें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा व अलवर, इन 7 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। लेकिन इसका विस्तार 13 जिलों में और इसके अवशेष लगभग 17 जिलों में मिलते हैं। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार इन 7 जिलों में, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा व अलवर। लेकिन इसका विस्तार है वो 13 जिलों में व इसके अंश हमें लगभग 17 जिलों में मिलते हैं। मुख्य अरावली सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में फैली हुई है। राज्य की सर्वाधिक जैव विविधता, राज्य की सर्वाधिक वनस्पति इस क्षेत्र में मिलती है। राज्य के सर्वाधिक खनिजों में भी धात्विक खनिज, सभी धात्विक खनिज हमें कहां से मिलते हैं, अरावली में आग्नेय चट्टानें पाई जाती है और इन्हीं चट्टानों में कौन से खनिज मिलते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं। तो राज्य की अधिकांश नदियां पढ़ेंगे, देखेंगे राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली से होता है। यह जल विभाजन का काम करती है। इसके पश्चिम से निकलने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में, जबकि इसके पूर्व की नदियां कहां जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो जल विभाजन का काम भी करती है। एक यह हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराने में असमर्थ है। जब हम वर्षा के जलवायु पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसको विस्तार से, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून, और हमने भी बात की थी कि इसका विस्तार कैसा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अवरोधक का काम नहीं कर पाने के कारण कौन से मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराने में क्या है, असमर्थ है। तो इस प्रकार ये अरावली है। राज्य में लगभग इसकी आकृति तितलीनुमा है। सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया जाता है अरावली का उदयपुर जिले में, वह सबसे कम विस्तार पाया जाता है वह अजमेर जिले में। इसकी सबसे ऊंची चोटी हम सब जानते हैं गुरु शिखर, इसका सबसे उच्चतम भाग गुरु शिखर, और इसका सबसे निम्नतम भाग है पुष्कर घाटी। इसका उच्चतम भाग गुरु शिखर सिरोही में, और इसका निम्नतम भाग पुष्कर घाटी अजमेर में। इसी को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी 10 ऊंची चोटियों की बात करते हैं, अरावली की 10 ऊंची चोटियां। देखिए और थोड़ा सा देख लेते हैं, हम कल देखा भी था राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर, लगभग 9.3% भाग पर फैला हुआ है। जहां पर राज्य की कितनी जनसंख्या है, 10% जनसंख्या है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। ठीक, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अरावली को हम 3 भागों में बांट देते हैं। यहां से सिरोही, उदयपुर व राजसमंद को हम कहते हैं दक्षिणी अरावली। यह है हमारा दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के बाद में अजमेर है वह मध्य अरावली,
और यह है हमारा उत्तरी अरावली। इस प्रकार अरावली को हमने 3 भागों में बांट दिया, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली व उत्तरी अरावली। अब हम एक एक को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम दक्षिण अरावली। पहले देख लेते हैं, इससे पहले भी देख लेते हैं 10 ऊंची चोटियों के बारे में, क्योंकि कभी कभी हमें एक तरफ चोटियां और ऊंचाइयां दी जाती हैं और उनको मिलान करो जैसे या असंगत असंगत जैसे प्रश्न पूछ ले। और इससे पहले हमने चोटियों की बात की थी तो हमने देखा था किसके बारे में बात की थी, अभी तक हमने चोटियों के बारे में बात की थी तो डोरा पर्वत के बारे में बात की। डोरा पर्वत के बारे में हमने देखा था इसराना, इसराना के बाद रोजा और झारोल, ये क्रमबद्ध रूप से 4 श्रेणियां। आप ऊंचाई याद नहीं दे, बस क्रम से याद कर ले तो भी आप प्रश्न सोल्व कर देंगे। तो हमने देखा था डोरा पर्वत, डोरा पर्वत के बाद इसराना, इसराना के बाद रोजा और रोजा के बाद झारोल। ये 4 श्रेणियां हमने पश्चिम की देखी जो ऊंचे अवरोही क्रम में थी। इसके बाद देखें हम राज्य की 10 ऊंची चोटियां अरावली की। देखिए 10 ऊंची चोटियों में हमारे पास सबसे पहली है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में हमारे पास है शेर, शेर के बाद में हमारे पास देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में हमारे पास जरगा और जरगा के बाद में हमारे पास है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में हमारे पास आबू, आबू के बाद में हमारे पास है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में हमारे पास है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बाद में हमारे पास ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद में हमारे पास है कमलनाथ। यह अरावली की 10 ऊंची चोटियां हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य अरावली की ऊंची चोटियां, उसके अलावा हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियां जब हम उनका अध्ययन करेंगे। यह सामान्य रूप से आपको याद रखना है अरावली की 10 ऊंची चोटियों के बारे में जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। यह 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 10 ऊंची चोटियां हैं। इनको क्रमबद्ध रूप से आप जैसे भी शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर याद करना चाहें वैसे याद करें। तो 10 ऊंची चोटियों के बारे में बात करते हैं, हम देख लेते हैं इनकी ऊंचाई को भी देख लेते हैं और किन जिलों में है इनके बारे में भी आगे देख लेते हैं। देखिए कमलनाथ है वो 1001 मीटर ऊंची चोटी है, ऋषिकेश 1017 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1727 मिलता है वो 5 मीटर का जो दत्तात्रेय का मंदिर है उनको मिलाकर मानते हैं तो 1727 है, लेकिन अब एग्जैक्ट देखेंगे 1722 मीटर है। यह है 1597 मीटर, यह है 1442 मीटर, यह है 1431 मीटर, यह है 1380 मीटर, यह है 1295 मीटर और यह है 1224 मीटर। इस प्रकार यह राजस्थान की 10 ऊंची चोटियों की श्रृंखला है। सभी मीटर में है डेटा। देख लेते हैं जिले के कौन सा, गुरु शिखर सिरोही, शेर सिरोही, देलवाड़ा सिरोही, जरगा। ये जरगा है वो उदयपुर की ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जाए मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी, प्रश्न पूछ ले आपको मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी, या पूछे आपको उदयपुर की ऊंची चोटी, जैसा भी प्रश्न दिया जाए तो कौन सी है, जरगा। जरगा के बाद में है अचलगढ़, अचलगढ़ भी कहां पर है, सिरोही में। सिरोही के बाद में आबू भी कहां पर है, सिरोही में। इसके बाद में देखिए कुंभलगढ़, ये कहां पर है, राजसमंद। इसके बाद रघुनाथगढ़ कहां पर है, यह है सीकर में। रघुनाथगढ़ कहां है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ऋषिकेश की कहां पर है, सिरोही में। फिर देखिए दूसरी ऊंची चोटी है वो है उदयपुर की कमलनाथ। तो देखें मेवाड़ की 3 ऊंची चोटियां हो गई हमारे पास, जरगा है, जरगा के बाद में कुंभलगढ़ है और कमलनाथ मेवाड़ की, जबकि उदयपुर की देखें तो जरगा, उसके बाद कमलनाथ। तो इस प्रकार हमने 10 ऊंची चोटियों के बारे में चर्चा की। आगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी बात की थी अरावली को हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली व उत्तरी अरावली। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अरावली हमने अभी बात की थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई इसकी अधिक है और उत्तर पूर्व की ओर जाने पर
चौड़ाई व ऊंचाई क्या होती जाती है, घटती जाती है। आपने देखा होगा, तभी हमने देखा ऊंची चोटियों में सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ हैं, दक्षिण में। और जैसे जैसे सिर्फ एक यहाँ पर मिली थी हमें रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। तो जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या होती जाती हैं, घटती जाती है। अब हमने अरावली को 3 भागों में बांट दिया। अरावली 3 भागों में, जिला है अजमेर, और यहाँ पर जिला था जयपुर, दौसा और अलवर। ऐसा हमने भी बात की थी कि इसका विस्तार 13 जिलों में पाया जाता है और इसके अंश 17 जिलों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अरावली देखेंगे तो हमें इन 7 जिलों में दिखाई देगी। अब इन अरावली में दिखाई देने वाली भू आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की बात करते हैं। दक्षिण अरावली में हम देखा जाए, दक्षिण अरावली में तो देखें हम सिरोही में आते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है गुरु शिखर। अभी बात की थी गुरु शिखर, हमने देखा था राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है 1722 मीटर ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, यहाँ दत्तात्रेय की तपोस्थली है। दूसरा देखा जाए इस आबू पर्वत को या इस गुरु शिखर को हिंदू ओलंपस, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, इसे हिंदू ओलंपस। आपसे पूछा जाए हिंदू ओलंपस तो किसने दिया है हिंदू ओलंपस, या इसी को कहते हैं हम संतों का शिखर। किसने कहा है ये, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस या संतों का शिखर कहा है। दूसरी इसकी बात करें तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का भूगोल जब भी पढ़ेंगे हम, जब क्लास कराएंगे, देखिए हम उत्तर में भारत के हिमालय व नीलगिरी, दक्षिण में नीलगिरी से लेकर उत्तर में हिमालय के मध्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। या आपसे पूछा जाए नीलगिरी से लेकर हिमालय के बीच में ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी गुरु शिखर। गुरु शिखर के पास में हम देखते हैं, गुरु शिखर से देखते हैं तो एक पठार दिखाई देता है। इस प्रकार की भू आकृति का पठार दिखाई देता है जिसे कहते हैं उड़िया पठार। कौन सा पठार है ये, उड़िया पठार। यह राजस्थान का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचा पठार है। तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। और यह भूगोल में बैथोलित का उदाहरण है। बैथोलित ज्वालामुखी निर्मित भूगर्भ में बनने वाली आंतरिक भू आकृति। यह कालांतर में बाद में अपरदन, ये अनाच्छादन की क्रिया के कारण क्या है, यह बाहर दिखाई देने लगा। तो हमसे पूछा जाए बैथोलित पाए जाते हैं, एग्जाम में ऐसा सिंपल सा प्रश्न आ गया आपसे, बैथोलित पाए जाते हैं, तो बैथोलित कहां पर पाए जाते हैं, अरावली में। या आपसे पूछा जाए उड़िया पठार किसका उदाहरण है, बैथोलित का उदाहरण है। इसी के पास में दूसरा पठार है आबू पठार। लगभग 1200 मीटर ऊंचा पठार है आबू पठार। यह है 1200 मीटर ऊंचा पठार आबू पठार। तो इस प्रकार पठार है आबू पठार, उड़िया पठार और इनको क्या कहते हैं, बैथोलित के उदाहरण माने जाते हैं। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए, बैथोलित पाए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के टर्म कुछ चीजें होती है जैसे ओएसिस, नखलिस्तान, प्लाया, बालसन, बैथोलित, आगे हम पढ़ेंगे पिडमान। तो ऐसी भू आकृतियों के बारे में स्पष्ट शब्द पूछ ले आपसे तो आपको ध्यान रखना है बैथोलित कहां पर पाए जाते हैं, अरावली में पाए जाते हैं। उड़िया पठार के बाद में हमने देखा आबू पठार, दूसरा पठार। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर एक झील है। अगर आप घूमने गए तो देखा होगा यहाँ पर कौन सी झील है, नक्की झील। यह राज्य की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची उठी हुई झील है। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि यह नाखूनों द्वारा, देवरा ऋषियों द्वारा नाखूनों से खोदी हुई झील, लेकिन इसको ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो यह ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। ज्वालामुखी उद्गार जिस छिद्र से होता है कालांतर में वहां पर वर्षा जल एकत्र हो जाता है, उस झील को कहते हैं क्रेटर झील। दो झीलें जो अरावली में स्थित हैं, एक है नक्की झील और दूसरी है पुष्कर झील। यह दोनों ही झीलें कैसी झीलें हैं, क्रेटर झीलें। ज्योग्राफी से प्रश्न आता है तो कैसी झील है, क्रेटर झील। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और कैसी झील है, यह क्रेटर झील है। नक्की झील व पुष्कर झील, ये दोनों झीलें कैसी हैं, क्रेटर झीलें हैं। ग्रासिया जनजाति द्वारा अस्थि विसर्जन किया जाता है। इसी के किनारे दो आग्नेय चट्टानें स्थित है, नन रॉक व टॉट रॉक। नन रॉक जैसे स्त्री घूंघट किए हुए हो और टॉट रॉक मेंढक के समान। तो हमने देखा नेक्स्ट नक्की झील। सिरोही में ही तेज ढाल वाली पहाड़ियां, यहाँ सिरोही में ही तेज ढाल वाली इस प्रकार पहाड़ियां, अगर आप पिंडवाड़ा से सिरोही की तरफ बढ़ते हैं आगे तो तेज ढाल में पहाड़ियां पाई जाती है जिन्हें भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाकर। एग्जामों में भी पूछा भी गया है भाकर कहां पाए जाते हैं, तो सिरोही में। क्या है, तेज ढाल वाली पहाड़ियां। यहां आपसे प्रश्न घुमाकर पूछ ले उल्टी कंगीनुमा पहाड़ियां, प्रश्नों को कहीं एग्जाम में पूछ ले आपको उल्टी कंगीनुमा पहाड़ियों को कहा जाता है तो भाकर पाए जाते हैं, तो कहां पर, सिरोही में। नाम है आपके पास इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल भाकर, तो वो जिला हमने पढ़ा था कहां पर, जालोर में। नाम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास नाम आते हैं इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल भाकर,
पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इनके नाम है कहाँ पर है? जालोर जिले में। जबकि आपको पूछा जाए जालोर जिला सिंपल सा सिरोही जिला नहीं है तो फिर आप कहाँ पाए जाते हैं? तो जालोर बताओगे। जालोर नाम दे रखे हैं और सिरोही भी है और जालोर है, तो क्या बताओगे आप? जालोर। तो तेज ढाल वाली पहाड़ियों को, खड़ी ढाल वाली पहाड़ियों को या उल्टी कंगीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। सिरोही से लेकर, सिरोही के आसपास से लेकर सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक लगभग पठारी भूभाग, पठार है ना, जिसको हमारे यहाँ पर माल कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? माल। जैसे ऊपर माल, हेजा माल। माल क्या है? पठार। पठार क्या है? सामान्य भूभाग से ऊपर उठाओ भूभाग, ऊपर उठाओ भूभाग और जो ऊपर जाकर वापस से कैसा हो? समतल। ऐसे भाग को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? इसे माल कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सिरोही के कुछ भाग में, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक में जो पठारी भूभाग है इसको कहते हैं भोमट का पठार। कौन सा पठार? भोमट। ये कंफ्यूज करता है जो पहली बार पढ़ रहे हो या जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी नहीं की है, तो भोमट और भोराट में कंफ्यूजन रहता है उनको। भोमट मठ से ध्यान रखना है आपको। बांसवाड़ा में मानगढ़ की पहाड़ियां, गुरु गोविंद गुरु की यहाँ पर तपोस्थली, वो इसी पठार पर, मानगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। तो भोमट का पठार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में स्थित पठार को क्या कहते हैं? भोमट का पठार। और इसी पठार पर मानगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। बांसवाड़ा जिले की जो मानगढ़ की पहाड़ियां वो कौन से पठार पर स्थित है? भोमट के पठार पर स्थित है। तो भोमट का पठार देखा हमने। इसके बाद देखते हैं जो पठार है वो है भोराट का पठार। लगभग इसकी भोराट का पठार यह देखें, उदयपुर से लेकर राजसमंद के बीच में जो पठार है इसे कहते हैं भोराट का पठार। उदयपुर की गोगुंदा, उदयपुर का गोगुंदा है और राजसमंद का कुंभलगढ़, इनके बीच में जो स्थित पठार है उसे क्या कहते हैं? भोराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब ये याद नहीं रखे, लेकिन इसके ऊपर की चोटियां हैं इसे याद रखना है। इसके ऊपर क्रमबद्ध रूप से सायरा, लीलागढ़, नागफनी और गोगुंदा क्रमबद्ध रूप से क्या है? ऊंची चोटियां हैं। क्रम से याद रख लें, आप ऊंचाई छोड़ दें, आप इतने सभी ऊंचाई याद नहीं कर पाए। सायरा सबसे पहली, सबसे ऊंची, लीलागढ़, लीलागढ़ के बाद में है नागफनी, नागपानी और नेक्स्ट है गोगुंदा। एक क्रम से ऊंची चोटियां हैं। आप निश्चित आप इनसे सोल्व कर देंगे प्रश्न अगर आया तो। पहले हमने पढ़ी थी, सबसे पहले वापस से मैं बता देता हूं, वही डोरा पर्वत, इसराना, रोजा और झारोल। फिर हम वापस से क्रम से पढ़ रहे हैं, सायरा, लीलागढ़, नागपानी और गोगुंदा। और इन सबका संबंध ऐसा पूछ ले, लीलागढ़ और नागपानी का संबंध किससे है? क्योंकि भोराट का प्रश्न बार बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। लगभग एग्जाम में जो भी जितने बच्चे बैठे हैं जो तैयारी करने वाले हैं सब सही करेंगे अगर इनके बीच में उदयपुर और राजसमंद आया या फिर गोगुंदा या कुंभलगढ़ आया। प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए, लीलागढ़ नागपानी का संबंध किससे? कौन से पठार से? भोराट से। क्रमबद्ध रूप से सायरा, लीलागढ़, नागपानी और गोगुंदा इसकी ऊंची चोटियां हैं। तो हमने एक पढ़ा भोमट का पठार, दूसरा पढ़ा भोराट का पठार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम भोराट के पठार से। देखिए हम यहाँ पर भिलवाड़ा, भिलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर आप पढ़ोगे बिजोलिया आंदोलन, जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बिजोलिया। बिजोलिया कहां पर है? भिलवाड़ा। बिजोलिया, भिलवाड़ा से लेकर बिजोलिया, बिजोलिया, भिलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ तक जो पठार है इसको कहते हैं ऊपरमाल का पठार। अब ऊपरमाल पंचमोड़ वगैरह पढ़ेंगे उसमें, तो ऊपरमाल का पठार कहां तक? बिजोलिया से लेकर भैंसरोड़गढ़ के मध्य में जो पठार है उसे क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। इन पठारों में सबसे उपजाऊ पठार है ऊपरमाल का पठार है। जो अरावली के पठारों में जो पठार है उनमें सबसे उपजाऊ पठार है ऊपरमाल का पठार। यहाँ पर किस धाकर जनजाति की किसान जाति रहती है। तो अब जब पढ़ेंगे आप किसान आंदोलन वगैरह उसमें पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। दूसरा देखें, भैंसरोड़गढ़ के पठार को ही मानदेसरा का पठार कहा जाता है। भैंसरोड़गढ़ के पठार को ही मानदेसरा का पठार कहा जाता है। मानदेसरा का पठार कहां है आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में, जहां से आप देखेंगे ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, जहां जिसके आगे क्या बनता है? चुलिया जलप्रपात बनता है। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए मानदेसरा का पठार का संबंध किससे? चित्तौड़गढ़ से। दूसरा देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार, मेसा का पठार कैसा? मेजनुमा आकृति का, एकदम खड़ा पठार है। अगर आप जाएं तो एकदम मेजनुमा पठार है। आपसे पूछा जाए मेजनुमा पठार कौन सा है? मेजनुमा पठार कौन सा है? मेसा का पठार है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। इसके बाद देखिए उदयपुर के दक्षिण में
उदयपुर के दक्षिण में देखें हम यहाँ पर एक झील है जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के लगभग उत्तर पूर्व की ओर प्रतापगढ़ और इनकी सीमा के मध्य में देखें तो एक पठार है जिसे कहा जाता है लसाड़िया पठार। तभी लाइब्रेरी के एग्जाम में आया था लसाड़िया का पठार, तो वहां तो जिले दे रखे थे और सही जिला था उदयपुर। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिला और किस झील के उत्तर पूर्व में है? जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर के दक्षिण में स्थित है। इस झील के उत्तर पूर्व में एक पठार स्थित है जिसे क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। इस प्रकार हमने पठारों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा भोमट का पठार, हमने पढ़ा बोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार, मानदेसरा का पठार, मेसा का पठार व लसाड़िया का पठार। इनको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और कुछ यहाँ पर बीतता है। देखिए हम राजसमंद इस तरफ है, पाली हमने पढ़ा था इधर मारवाड़ में पाली, राजसमंद कहां पर है? मेवाड़ में। इनके बीच में इस प्रकार की पहाड़ियां हैं जो अजमेर तक जाती हैं। इन पहाड़ियों को कहते हैं कुकरा की पहाड़ियां। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां हैं? कुकरा की पहाड़ियां। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? कुकरा की पहाड़ियां। यहाँ पर उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर के चारों ओर तश्तरी नुमा, हमारे चाय पीने की जो प्लेट होती है रकाबी जिसको बोलते हैं, उस तरह के चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियां हैं और बीच में शहर है उदयपुर शहर। उदयपुर शहर के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं इन्हें कहा जाता है गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर जो पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तश्तरीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। और इसकी ऊंची चोटी है सज्जनगढ़, 934 मीटर यह इसकी ऊंची चोटी। गिरवा की सबसे ऊंची चोटी है सज्जनगढ़। वो ये कौन से शहर के चारों ओर? उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियों को कहा जाता है। जरगा उदयपुर या मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी, रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य में, रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य में हरे भरे क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच में हरे भरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। तो इस प्रकार यह हमारा सभी संबंध किससे था? हमारे दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी अरावली से। फिर देखिए हम यहाँ पर कुछ दर्रे हैं। अरावली का मुख्य विस्तार ही दक्षिण में है, इसलिए ज्यादा विस्तार होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? दर्रे पाए जाते हैं। दर्रों में देखें हम कुछ मुख्य दर्रे हैं, इनको देख ले। हमने अभी ये देखा उदयपुर शहर, हमने अभी क्या बना रखा है? ये उदयपुर शहर जिसके चारों ओर हमने क्या बनाया? गिरवा। ठीक है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस तरफ से कौन है? चित्तौड़गढ़। इस तरफ से कौन आता है? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ से अगर उदयपुर शहर में प्रवेश करना है तो हम कौन से दर्रे से? देबारी दर्रे से। देबारी नाल, यहाँ स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। नाल या दर्रा क्या है? तो तंग रास्ता, पहाड़ियों के बीच में आवागमन है तो तंग रास्ता। अब तो आवागमन चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर तंग रास्ते थे नदियों या नालों के किनारे, इसलिए इसको नाल कहा जाता था। तो नाल या दर्रा क्या है? तो तंग रास्ता है। तो चित्तौड़गढ़ यह है हमारा उदयपुर और इधर है चित्तौड़गढ़। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? हमारा देबारी की नाल। देखें जयसमंद, यहां पर दक्षिण में भी हमने पढ़ा था कौन? जयसमंद। जयसमंद या कहें बांसवाड़ा से हमें उदयपुर जाना हो तो कौन से दर्रे से होकर जाते हैं हम? केवड़ा की नाल से। कौन सा दर्रा है यहाँ पर? केवड़ा की नाल। यदि हमें उदयपुर से हमें कहां जाना हो? उदयपुर से यदि हमें सिरोही जाना हो, उदयपुर से यदि सिरोही जाना हो तो यहां पर जो दर्रा आता है उसे कहते हैं हाथीगुड़ा दर्रा। कौन सा दर्रा है? हाथीगुड़ा का दर्रा। कहां से कहां जाने के लिए? उदयपुर से सिरोही जाने के मार्ग में कौन सा दर्रा आता है? हाथीगुड़ा का दर्रा आता है। तो उदयपुर और सिरोही को जोड़ता है हाथीगुड़ा का दर्रा। नेक्स्ट दर्रा है, देखें यहाँ पर उदयपुर में दो स्थान है। एक है हमारा फुलवारी की नाल, हम पढ़ेंगे जब वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ेंगे, नदियों में पढ़ेंगे, हम वाकल नदी का उद्गम पढ़ेंगे, हम साबरमती या वाकल नदी के उद्गम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गोकुंदा और कौन है यहाँ पर? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल झाड़ोल व गोकुंदा के बीच में जो स्थित दर्रा उसे कहते हैं फुलवारी की नाल। तो फुलवारी की नाल किनको जोड़ती है? तो झाड़ोल और गोकुंदा को जोड़ती है। देखिए यहाँ पर ये महाराणा प्रताप की कर्म स्थली है। यहीं पर महाराणा प्रताप ने भागलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? फुलवारी की नाल किसको जोड़ती है? झाड़ोल व गोकुंदा को जोड़ती है। दोनों क्षेत्र कहां पर है? उदयपुर जिले में। आगे इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अरावली के दर्रों में ही पढ़ते हैं। तो राजसमंद से उदयपुर जाने के बीच में राजसमंद से कुंभलगढ़ के मध्य जाने के लिए राजसमंद से कुंभलगढ़ जाने के मध्य में जो दर्रा आता है उसे कहते हैं जीरावल का दर्रा।
जिलावल या जीरावल का दर्रा, जिलावल या जीरावल का दर्रा किसको जोड़ता है? राजसमंद को कुंभलगढ़ से जोड़ता है, कुंभलगढ़ दुर्ग से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? जिलावल या जीरावल का दर्रा। नेक्स्ट देखिए, दर्रों में ही हम बात करते हैं। दर्रों में देखें तो ये पाली व राजसमंद के बीच में जो दर्रा है, इस दर्रे को कहते हैं देसुरी की नाल, देसुरी की नाल या सोमेश्वर की नाल। तो देसुरी की नाल या सोमेश्वर की नाल किसको जोड़ती है? पाली और राजसमंद को या मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पाली है, आप देखेंगे या थोड़ा सा अजमेर का भाग भी, थोड़ा रायसीन। पाली एक तरफ राजसमंद है, एक तरफ पाली और राजसमंद और अजमेर का भाग है, तो इनके बीच में जो दर्रा इसे कहते हैं बर दर्रा। राजसमंद, पाली व अजमेर के मध्य में जो दर्रा है उसे कहते हैं बर दर्रा। दूसरा यहाँ पर मेवाड़ व मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने के लिए, मेवाड़ व मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने के लिए जिस दर्रे का उपयोग होता है उसे कहते हैं कामली घाट या गोरम घाट। कामली घाट व गोरम घाट कौन से किसको जोड़ते हैं? मेवाड़ व मारवाड़ जंक्शन को जोड़ते हैं। अभी करंट सुर्खियों में भी रहा था यह हमारा जो पश्चिमी रेलवे जोन जो जयपुर में स्थित है उसके द्वारा यहाँ पर एक रेल चलाई जाएगी, जो राज्य की पहली ऐसी रेल होगी जिसकी छत कैसी होगी? कांचनुमा छत वाली। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक विहंगम दृश्य पाए जाते हैं बरसात के दिनों में, तो इस समय में यहाँ पर कांच युक्त छत वाली ट्रेन चलाई जाएगी। यानी कि आपसे पूछा जाए मेवाड़ मारवाड़ जंक्शन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कौन सा जो दर्रा जोड़ता है? हमारे पास गोरम घाट या फिर कामली घाट। उत्तर बताइए, यहाँ से संबंधित दर्रे थे। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं हम दर्रों के बारे में। हमने देखा था देवारी का दर्रा चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के मध्य में। फिर हमने देखा था केवड़ा की नाल जयसमंद को उदयपुर से। फिर हमने देखा था उदयपुर को सिरोही से हाथीगुड़ा की नाल। फिर देखा हमने फुलवारी की नाल झाड़ोल और गोविंदा को महाराणा प्रताप की कर्म स्थली। फिर देखा जिलावल या जीरावल का दर्रा, यह राजसमंद को कुंभलगढ़ दुर्ग से जोड़ता है। इसके बाद में देखा बर दर्रा, यह पाली, राजसमंद व अजमेर के मध्य में स्थित दर्रा। फिर हमने देखा देसुरी की नाल या सोमेश्वर की नाल, पाली व राजसमंद को जोड़ती है। यहीं पर इन्हीं पहाड़ियों में स्थित एक घाट है गोरम घाट व कामली घाट, जो मेवाड़ मारवाड़ जंक्शन को जोड़ता है। तो इस प्रकार हमने दक्षिण अरावली के बारे में आज चर्चा की। हम अगली कड़ी में मध्य अरावली व उत्तरी अरावली के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।